हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। बच्चों, ये जो ओम का नियम है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो गया, आपका बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, उसके साथ ही आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे श्योर है कि सारे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही जितने भी आपके प्रैक्टिकल में वाइवा होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही बनेगा आपके लिए। कोई पूछेगा ओम का नियम बता दीजिए, कूलॉम का नियम बता दीजिए, उसके साथ ही गॉस का नियम क्या होता है। ऐसे ही जिन जो टॉपिक वैज्ञानिकों के नेम पर है, ये टॉपिक अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इसका कम से कम स्टेटमेंट क्या कहता है और इसका जो फिजिकल मीनिंग है, एक्चुअली में ये नियम आपसे क्या बताना चाहते हैं, इसको समझना अति आवश्यक है। तो ओम का नियम क्या है, अगर ओम का नियम आप समझ लेते हैं तो इससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें ओम के नियम, इस थर्ड चैप्टर में उसमें ओम के नियम का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही इजी वे में मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। अगर आज आप इस वीडियो में ओम के नियम को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद कभी ओम के नियम में कोई समस्या नहीं होगी और श्योर है कि किसी भी के सामने आप इसका स्टेटमेंट बहुत ही धड़ल्ले से बिना कुछ सोचे आप बोल देंगे। तो बच्चों, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसलिए पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ओम के नियम का स्टेटमेंट क्या है। ओम के नियम का स्टेटमेंट जो होता है वह यह होता है कि सामान्य ताप तथा दाब पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तार के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये कैसे आया ओम के दिमाग में ये बात, ये आपके भी दिमाग में बात आता होगा, लेकिन आप इसको कोई लिखित रूप नहीं दे पाते होंगे। आप जरा सोचिए कि एक छोटा सा ये जो छोटी वाली बैटरी होती है, छोटी वाली सेल होता है जो आपका 1.5 वोल्ट का, आप छोटा सा ये सेल नहीं होता है निप्पो का, वो उसका जो वोल्टेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। अगर उससे कोई एलईडी बल्ब आप जलाएं तो वो पहले धीरे जलेगा, यानी कि उससे मतलब उसके दोनों एंड पे अगर कोई तार सटाते हैं तो उस तार में प्रवाहित धारा थोड़ा कम मिलेगी। अगर मान लीजिए यही बड़ा वाला निप्पो सेल आप ले लीजिए जो 3 वोल्ट का हो, तो उसमें और भी धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। जैसे जैसे वोल्टेज वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे ही वो जो एलईडी बल्ब का जो जलने की जो इंटेंसिटी होगी, जो की तीव्रता होगी वो बढ़ती जाएगी। उससे भी ज्यादा 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए तो थोड़ा सा और वो तेज जलेगा, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू, हाई पावर की बैटरी अगर लगा दीजिए तो वो एलईडी बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, वो जल जाएगा आपका वो एलईडी बल्ब। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हाई वोल्ट की बैटरी को लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे तार में जो वैद्युत धारा का मान है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सामान्य ताप तथा दाब पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तार के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। और ये विभवांतर के वाला जो बाह्य सोर्स है या बाह्य जो कारक है वो कौन है, वो बैटरी है। बैटरी क्या करती है, तार के दोनों सिरों के बीच में क्या प्रोड्यूस करती है, बैटरी तार के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करती है। तो आप देख रहे हैं जितना ही ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे उतना ही ज्यादा विभवांतर होगा और उतना ही अधिक इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं, ये एक तार है, इसमें एक वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और यहां का जो इसका विभव है वो VA है और यहां का जो विभव है VB है। आप जानते हैं कि किसी भी तार में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो अगर कहा जाए कि तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो मान लीजिए कि इस तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V है, और V बराबर क्या हो जाएगा, VA जो उच्च विभव है, VA में से जो निम्न विभव है उसको हम क्या करते हैं, घटा देंगे, VB कर देंगे। ठीक है, तो ये तार के दोनों सिरों के बीच का ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, V = VA - VB। आप ये समझ रहे हैं कि अगर इसी तार को किसी एक इस बैटरी से हम लोग जोड़ दें तो इस बैटरी का जो विभवांतर होता है वो V होता है। और ये क्या बताता है, ये बड़ा वाला डंडा उच्च विभव बताएगा और ये छोटा वाला डंडा क्या बताता है, निम्न विभव। तो यही अगर मान लीजिए कि इसी तार को अगर ऐसे हम इस बैटरी से जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि ये वाला विभव यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब ये छोटा वाला, मतलब ये छोटा वाला डंडा, ये मान लीजिए कि ये B है और ये क्या है, A है। तो मान लीजिए कि ये VA है
और ये VB है, तो VB यहां पहुंच जाएगा, VA यहां पहुंच जाएगा, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V होगा। तो अगर V वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है तो ये जो धारा है वो I वो किसके समानुपाती हो जाएगा, VA माइनस VB की। अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रही है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी हम लगाएंगे तो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट क्या होगा, उत्पन्न होगा। वैसे यहाँ पे 8 वोल्ट की अगर बैटरी लगा दीजिए तो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट क्या होगा, यहाँ पे उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ विभव का मान बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैद्युत धारा का मान बढ़ता जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सामान्य ताप तथा दाब पर जो ये आपका करंट I होता है, वैद्युत धारा I होता है, वो समानुपाती होता है तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर V के। तो I समानुपाती हो जाएगा V। अगर ये आपको अगर I समानुपाती अगर आप V लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि V समानुपाती होगा I के। अगर एक चीज किसी दूसरे के समानुपाती है तो दूसरा चीज पहले के समानुपाती होगा ही। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू क्या बढ़ रही होगी तभी करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर कोई लिखा यहाँ पे कहीं लिखा गया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो समानुपाती जो चिन्ह है इसको हम हटाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक समानुपातिक नियतांक लगेगा और यहाँ पे जो समानुपातिक नियतांक होगा वो क्या होगा, R होगा, R इंटू I हो जाएगा। अब ये जो समानुपातिक नियतांक R है इसे कहते क्या है, तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तार का ये प्रतिरोध होता है। अभी प्रतिरोध को मैं लिखवाऊंगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो बताऊंगा। सबसे पहले ये R प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V अपान I हो जाएगा। ये प्रतिरोध V R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान I, और V इक्वल टू क्या हो जाता है, RI। अब इन सारी चीजों से ओम के नियम का स्टेटमेंट आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। या तो ऐसे ही कह दीजिए कि सामान्य ताप तथा दाब पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तार के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, ऐसे कह लीजिए। या सामान्य ताप तथा दाब पर V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है या IR होता है। ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद होगा तो ये भी ओम के नियम का जो कथन है इससे भी काम आप चला सकते हैं। इसमें जो R है वो प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध मतलब क्या, किसी भी चालक तार का वह गुण जो वैद्युत धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो, उसे हम प्रतिरोध करते हैं कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चालक तार का ये क्या होता है, एक गुण होता है जो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का क्या करता है, विरोध करता है। ये चाहता नहीं है कि इसके अंदर वैद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो। अब ये प्रतिरोध कैसे ज्यादा हो जाता है, आपको पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि किसी तार के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें क्या हो, बहुत कम हो, ऐसे तार में जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो और ये परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो आप बताइए कि जब परमाणु ज्यादा हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कम ही चार्ज मतलब कि इससे टकराने लगेंगे, तो इससे आसानी से वैद्युत धारा थोड़ा ना प्रवाहित होगी। इससे जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या हो जाएगा, इससे वैद्युत धारा प्रवाहित होने में मुश्किल होने लगेगा। मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है, जिसमें एटम ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। और जिसमें मान लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो और ये जो एटम है परमाणु हो कम हो और इन परमाणुओं के बीच का दूरी ज्यादा हो, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे चालक तार में का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और उसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक तार का वह गुण जिससे वह वैद्युत धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो, वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो अभी प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा, इसको लिखवाया जाएगा। सबसे पहले यहां पे ये जानना है कि जो प्रतिरोध है ना, इस प्रतिरोध के फार्मूले में विभवांतर V और धारा I आया है। तो ये जो प्रतिरोध होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये क्यों V और I पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ये सब जानने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। ये जो प्रतिरोध होता है वो चालक के कॉन्फ़िगरेशन
मतलब कि आकार, रूप और आकार पर निर्भर करता है। अगर इसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए, इस चालक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन, मोटा तार ले लिया जाएगा तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लंबे तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तीसरा टेम्परेचर पे। यहाँ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। ताप और दाब बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, ठीक है ना। तो अगर आप ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही नेचर ऑफ मटेरियल पर जो तत्व है मान लीजिए कि जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, जिस पदार्थ का ये तार बना हुआ है, अगर ये लोहे का बना हुआ है तो लोहे का प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा, कॉपर का प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा। मतलब अलग अलग मटेरियल का प्रतिरोध क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, चौड़ाई पर, ताप पर और मटेरियल्स पे। नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है, V और I पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, अभी मैं समझाता हूं। पहले लिख लीजिए आप लोग कि प्रतिरोध R, प्रतिरोध R, V विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I पर निर्भर नहीं करता है, I पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। क्यों नहीं निर्भर करता है, आप देख सकते हैं। यहां पे सपोज कीजिए कि अभी आपने प्रतिरोध का फार्मूला देखा, V/I है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली स्थिति, अगर 2 वोल्ट की बैटरी यहां पे लगाया तो कितने एम्पियर का करंट यहां पे प्रोड्यूस हुआ, कितने एम्पियर की धारा यहां पे उत्पन्न हुई। तो अगर यहां पहले वाले केस के लिए अगर प्रतिरोध निकाले तो यहां पे V कितना है, 2 है, और धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2 ओम का यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरे वाले केस में कितना हो जा रहा है, 4 वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा, विभवांतर, और यहां पे 2 एम्पियर का करंट। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही रहेगा। तो दूसरे केस में भी 2 ही ओम रहा, यानी कि इस तार के प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तीसरे वाले केस में ये क्या हो जा रहा है, 6 वोल्ट के लिए 3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये 6 लिखेंगे यहां पे और यहां पे 3 लिखेंगे, कटेगा, फिर भी ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। चौथे केस में भी ये 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। और चौथे केस में भी प्रतिरोध पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। केवल आपके इस वोल्टेज वैल्यू को बदल देने से धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि वोल्टेज धारा पर डिपेंड करता है, धारा वोल्टेज पर डिपेंड करती है। लेकिन जो ये R है, प्रतिरोध है, वो न तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, न तो वोल्टेज का मतलब क्या है, विभवांतर। विभवांतर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जो आपका ये जो प्रतिरोध होता है, ये न तो विभवांतर पर निर्भर करता है और ना तो वैद्युत धारा पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है, अब आप देखिए आगे। अब मैं इस प्रतिरोध को ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम प्रतिरोध लिखते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी भी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, किसी भी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। तो आप इस बात को लिख लें। तो प्रतिरोध का डेफिनेशन आपने लिखा। अगर मान लीजिए कोई चालक तार ये है और इस चालक तार का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितना है, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो इसका जो प्रतिरोध ये R होगा, ये R समानुपाती होगा इसके लंबाई के। कहने का मतलब, अगर इसमें मान लीजिए कि ऐसे ही एक और दूसरे तार को जोड़ दिया जाए और भी इसको क्या कर दिया जाए, इतना लंबा कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध R हो जाएगा। और टोटल पूरे तार का जो प्रतिरोध R डैश होगा वो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2R हो जाएगा, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने से क्या हो जाएगा, किसी तार का प्रतिरोध
बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाएंगे, इसके बराबर 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, तो वैसे उतने टाइम्स उसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शर्त ये है कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई अभी हम चेंजिंग ना करें। तो मान लीजिए कि जैसे हमने इसके लंबाई को बढ़ाया वैसे ही इसके चौड़ाई को भी बढ़ा दें तो उतना प्रतिरोध पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे चौड़ाई भी घट जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने से भी प्रतिरोध बढ़ता है और चौड़ाई घटाने से भी प्रतिरोध, जितना पतला तार होगा उतना ही उसका ज्यादा प्रतिरोध होगा। अभी आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो R समानुपाती होगा L के, ठीक है। तो पहला केस तो ये लिख सकते हैं कि जो ये प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, चालक तार के लंबाई पे। दूसरा केस क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, जो ये प्रतिरोध होता है वो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी कि इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसमें उतना ही आसानी से वैद्युत धारा को क्या किया जा सकता है, प्रवाहित किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसमें आसानी से वैद्युत धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। और थर्ड, जो ये आपका प्रतिरोध होता है ये इसके तापमान पर, तार के तापमान पर निर्भर करता है। तो ये जो आपका प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, तार के तापमान पर। इसका मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर अगर घटाया जाए, तापमान कम किया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि तापमान घटाकर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको सुपर कंडक्टर भी बनाया जा सकता है, मतलब जिसका प्रतिरोध 0 भी किया जा सकता है। सामान्य अवस्था में किसी भी कंडक्टर का जो आपका प्रतिरोध है वो 0 नहीं हो सकता है, और जिस कंडक्टर का, जिस चालक का प्रतिरोध 0 हो जाए वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी विरोध नहीं होगा वैद्युत धारा का, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि तीसरे ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, तार के तापमान पर। चौथा होता है पदार्थों की प्रकृति पर, पदार्थों की प्रकृति पर। मतलब कि क्या, अब ये अगर लोहे का होगा तो लोहे का प्रतिरोध अलग है, अगर ये एल्युमिनियम का होगा तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग होता है, ऐसे ही अगर चांदी का है तो चांदी का प्रतिरोध अलग होता है। तो प्रतिरोध इन 4 चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला इसके लेंथ पे, दूसरा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ मतलब लंबाई पर, दूसरा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा तार के तापमान पर, और चौथा पदार्थों के प्रकृति पर। अब इन दोनों से क्या बनेगा, पहले दोनों रिलेशन से, पहले दोनों ये पॉइंट से क्या बनेगा, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R समानुपाती होगा किसके, L बाई A के। अगर यहां पे समानुपातिक चिन्ह ये हटाया जाए तो R को हम क्या लिख सकते हैं, ये रो लिख सकते हैं, और L बाई A लिख सकते हैं। ये रो क्या होता है, इसे हम तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो को कहते हैं। अब ये रो क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी ले लें। रो क्या होता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आप ये समझिए कि एक ऐसा तार जिसके लंबाई के बराबर उसके अनुप्रस्थ काट का क्या हो, क्षेत्रफल हो, तो उस तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब कि एक हम तार लें और इस तार का जितना लंबाई ये L है उतना ही इसका क्या हो, इसके इस अनुप्रस्थ काट का क्या हो जाए, क्षेत्रफल हो जाए। मतलब इसका L और A क्या हो जाए, बराबर हो जाए, L बराबर क्या हो जाए, A हो जाए। तो ये इस तार का जो प्रतिरोध होगा, जितना इस तार का प्रतिरोध होगा वही, उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। या इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा तार जिसका लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों क्या हो, एकांक हो, मतलब कि एक हो जाए, उसे, उस तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कैसे हो, मान लीजिए कि ये L बराबर A हो जाए, मतलब कि L के स्थान पर आप क्या लिख दें, A लिख लें, तो यहां से ये R बराबर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो, और
इस यल के स्थान पर ए और नीचे भी ए से ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, रो। मतलब कि एक ऐसा तार जिसकी लंबाई उसके क्षेत्रफल के और पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसे तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर हो, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा तार जिसकी लंबाई एकांक तथा क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तो उस तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आप ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा कि एक ऐसे तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे और यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का जो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से रो इक्वल टू, इसको रो कहेंगे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, ये ए ऊपर चला जाएगा और अपान क्या हो जाएगा, एल। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का, किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब ये एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा। अब ये जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसे हम कहते हैं ओम। इसको हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। प्रतिरोध के मात्रक को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को हम क्या कहेंगे, यहां पे सोचने वाली बात है कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसके मात्रक को हम क्या कहेंगे। तो इसका मात्रक अगर आप निकालेंगे तो ये आर का तो ओम हो जाएगा और इस क्षेत्रफल अपान जो इसका लंबाई है, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो केवल मीटर बचेगा, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यहां से क्या होगा, ओम मीटर होगा। बहुत बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वाइवा के लिए ये क्वेश्चन तैयार रखें। पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने देखा कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब देखेंगे इस पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भी है विभवांतर है और जो धारा आई है, इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा V इक्वल्स टू क्या होता है, ओम के नियम में हमने देखा V इक्वल्स टू I इंटू आर या आर आई होता है, यानी कि आपने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, तो अगर आप इसको ठीक से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। अगर आप इसको देखें तो ये एक ऐसे सीधे रेखा के, सरल रेखा का समीकरण है जो कहां से, मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी V और I के बीच में इस तरह से संबंध है और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वो कहां से होके जाएगा, वो मूल बिंदु से होके जाएगा। अगर कोई दो एक्सिस ले ले, एक सपोज कीजिए कि ये x एक्सिस है और इस पे सपोज कीजिए कि I है और ये y एक्सिस है, इस पे सपोज कीजिए कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये ग्राफ कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया गया कि एक आपने यहाँ पे क्या लिया था, एक वायर लिया था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया था और इस बैटरी से जोड़ने के बाद इस पे अलग अलग विभवांतर दिया जा रहा था। सपोज कीजिए कि आपने 2 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट आया, वैसे ही 4 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट आया। यानी कि आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं और इस टेबल में आप किसको लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल के साथ जितना भी धारा आ रहा है, जितना भी विभवांतर के साथ धारा का मान आ रहा है वैसे लिख सकते हैं। अगर आपने 2 वोल्ट दिया तो 1 एम्पियर का धारा, अगर आपने यहाँ 4 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 2 एम्पियर का धारा, यहाँ 6 वोल्ट दिया तो यहाँ 3 एम्पियर का धारा, वैसे ही यहाँ पे आपने 8 वोल्ट दिया तो 4 एम्पियर का धारा, वैसे ही अगर यहाँ पे आपने 10 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 5 एम्पियर का धारा हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर ऐसे लिखे तो यहाँ पे एम्पियर मतलब ये करंट एक्सिस है, धारा का एक्सिस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दे और इस पे लिख दे 2 4 6, इक्वल डिस्टेंस में लिख दे 6 8 और 10।
तो आप देखेंगे 1 2, पहला जो पॉइंट मिलेगा आपका भी और आई का वो क्या मिलेगा 1 और 2। तो एक्स एक्सिस पे आप कितना चलेंगे 1 यूनिट चलेंगे और 2 पे 2 यूनिट चलेंगे। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे जहां कहीं भी आपका ये पॉइंट आवे, जैसे कि अगर इस तरह से ये जो पॉइंट 1 पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट कुछ हमें यहाँ पे 4 वोल्ट पे कितना मिला 2 एम्पियर की धारा मिली। तो इसको आगे ऊपर बढ़ा के थोड़ा और इसको आगे बढ़ा के दूसरा पॉइंट यहां मिल जाएगा, तीसरा पॉइंट सपोज कीजिए यहां मिल गया, चौथा पॉइंट आपका ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ कहां से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट देंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 वोल्ट देंगे तो इसमें धारा क्या रहेगी 0, तो 0 पे 0 ही धारा रहेगी। इसलिए ये आप जब भी और आई के बीच में इस फॉर्मूले पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो याद रख रखिएगा, ये सब लिखना नहीं है, आपको जो लिखना है वो इतना ही लिखना है। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि ये फॉर्मूला लिखना है और कहा जाए कि भी और आई के बीच में ग्राफ कैसे होता है। तो आप बस इतना ही भी और आई आप लिखेंगे इस तरह से, इस एक्स एक्सिस पे आप आई को प्रदर्शित करेंगे, वाई एक्सिस पे आप भी को प्रदर्शित करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे। भी और आई के बीच में आपका ग्राफ हो गया। अब इससे सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल पहला एक ओमीय परिपथ का होता है, एक अनओमीय परिपथ का होता है। तो सबसे पहले इस पे अभी इसी साल 2023 में ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ पूछ दिया गया था। तो ओमीय परिपथ क्या होता है, इसी ग्राफ के आधार पर ही हम इसको डिफाइन करेंगे। ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ क्या होता है, एक ऐसा परिपथ, मतलब कि एक ऐसा परिपथ जो ओम के लिए नियम का क्या करता हो, पालन करता हो। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो ओमीय परिपथ कहलाता है। तो आप लिख लीजिए कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो ओमीय परिपथ कहलाता है। मतलब कि ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या है, ऐसा परिपथ जिसके लिए अगर भी और आई के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ क्या हो जाए, सरल रेखा हो जाए। तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा कि एक ऐसा परिपथ जिसमें ओम का नियम लगाने पर अगर भी और आई के बीच ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल जाए या एक सरल रेखा मिल जाए तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। तो ओमीय परिपथ का की पॉइंट कि अगर विभवांतर और धारा के बीच का जो ग्राफ है अगर एक सरल रेखा मिलता है तो वो परिपथ क्या कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। और सारे कंडक्टर जितने भी चालक है, ओमीय परिपथ में किसका परिपथ ओमीय परिपथ कहलाएगा, किसी भी चालक का जो परिपथ होगा, चालक का, वो ओमीय परिपथ होगा। उसमें सारे चालक आ जाएंगे, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सारे चालक आ जाएंगे, ये सब ओमीय परिपथ होंगे। अब अनओमीय परिपथ क्या हो जाएगा, अनओमीय परिपथ। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको भी और आई के बीच के जो ग्राफ है, आई और भी के बीच में, वो दिखा देना है कि स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ क्या है, टेढ़ा है, कर्व जैसे है, स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व है। तो एक ऐसा परिपथ जिसके लिए विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ कैसा हो जाए, वो स्ट्रेट लाइन ना हो, वो सरल रेखा में ना होकर वो क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे अर्धचालक हो गया, कोई ऐसा परिपथ जिसमें अर्धचालक लगा हो, अर्धचालक लगा हो, अर्धचालक सेमीकंडक्टर वाला परिपथ है, तो उसमें इस तरह का ग्राफ आता है और उसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। तो आप अगर सिंपली अगर आपको ऐसे याद रखना है कि ओमीय परिपथ क्या है, तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो। ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या है, जिसके लिए भी और आई के बीच का ग्राफ क्या हो, सरल रेखा हो, वो ओमीय परिपथ कहलाएगा, ठीक है। और एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो उसे हम अनओमीय परिपथ कहेंगे। इतना ही आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो वो क्या है, ओमीय परिपथ। और उसके लिए यहां पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ओम के नियम के अनुसार ही ये है कि भी और आई के बीच में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, यानी कि भी और आई के बीच में जिसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, वो ओम के नियम का पालन ही नहीं करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, आपके
अनओमीय परिपथ के। जिस परिपथ में सिलिकॉन और जर्मेनियम लगे होते हैं वो कैसा परिपथ हो जाता है? अनओमीय परिपथ हो जाता है। तो पहले तो ओमीय और अनओमीय पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक इस तरह से दे दिया जाएगा, इससे मान लीजिए कि दो इस तरह से ग्राफ, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक तरह के मटेरियल नहीं है। अब इसमें यह कहा दिया कि ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है। आप पहचानिए कि इसमें किस मटेरियल, ये मटेरियल ए के लिए एक ऐसा तार है जो कॉपर का है, एक पहला ये तार कॉपर का है, दूसरा ये सिल्वर का है। तो आपको ये बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ए और बी अलग अलग मटेरियल का ये क्या है, सिल्वर कॉपर, तो मैंने एग्जांपल में बोल दिया ये अलग अलग मटेरियल का है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसका इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका ये V इक्वल्स टू क्या होता है, आपका R इक्वल्स टू, अभी फार्मूला बताया गया कि V इक्वल्स टू क्या होता है, RI होता है। तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू आपका हो जाएगा V बाई I। तो जहां पे V अधिक हो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि हम एक धारा का मान यहां दे रहे हैं, इस धारा का मान, एक धारा फिक्स कर दे रहे हैं, नीचे वाला फिक्स कर दे रहे हैं, और यहां से ऊपर चलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हुए, तो आप देखेंगे एक ये लाइन एक जगह इसको पहले को यहां काटती है, दूसरे को यहां काटती है। अब बताइए ये कौन सा विभवांतर वाला एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, विभवांतर का एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है यहाँ का विभवांतर इतना ही है, मतलब कि ये इतना पर ही है, और इसका विभवांतर इतना है, यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 4 होगा। तो दोनों के लिए धारा का मान सेम है। और अगर पहले का देखा जाए, मान लीजिए कि इस ए का देखा जाए, यहाँ RA लिखा जाए, RA इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2/I और RB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/I। तो बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का ज्यादा होगा। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, ढाल के रूप में स्लोप निकालकर भी हम इसको बता सकते हैं। वो कैसे बताए होता है अभी इसको मैं समझा रहा हूं, पहले आप ये समझ जाइए कि इस तरह से अगर यहाँ पे I एक्सिस है और ये B है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं किसका प्रतिरोध ज्यादा है। ये तो आपका जनरल कोई भी नहीं जानता, केवल ये फॉर्मूला जानता है तो बता सकता है किस तरह से ग्राफ देखकर किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये सब भी आपको नहीं आता है तो आपको ध्यान रखे रहना है कैसे प्रतिरोध, इस तरह से कोई 2 ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो ध्यान रखे, ये रखना है कि I एक्सिस से जो वाला ज्यादा ग्राफ बनाता है, जो भी ग्राफ I एक्सिस से ज्यादा एंगल बनाता है, ज्यादा कोण बनाता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में देखिए ये A जो मटेरियल है इसका जो कोण है इस I एक्सिस से वो इतना है और इस बी वाले के कोण है वो इतना है, तो ये वाला ज्यादा है ना जी। तो जो आपका ए होगा, मटेरियल ए होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और मटेरियल बी का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। आई से जो कम एंगल बनाएगा उसका प्रतिरोध कम, जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका प्रतिरोध ज्यादा। अब हमेशा तो आई यहां रह नहीं सकता है, अगर मान लीजिए कि ये आई यहां पे हो जाए, भी यहां पे हो जाए, 2 मेटल यहां पे दे दिया जाए, तो अगर यहां पे ये मेटल हो गया ए और ये बी हो गया था, अगर इसमें आपसे पूछा जाए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो आई से जो ज्यादा एंगल बनाए उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो ये आई से यहां पे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है, बी वाला, तो बी का प्रतिरोध ज्यादा होगा, ए का प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये तो मतलब जनरल ये IIT नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से ग्राफ दे देगा, पूछा है किसका प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप इसको चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका यहां पे सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा जो IIT नीट में थोड़ा सा बड़े स्तर पर जो बताया जाता है वो ढाल लेके बताया जाता है। ढाल मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर यहां पे कोई ग्राफ बनाया गया, अगर मान लीजिए कि ये आपका I और ये भी हो गया, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये एंगल, ये तो थीटा हो गया। अब इसका टेंजेंट लेंगे ना, टेंजेंट tan थीटा ले लेंगे, इसी को हम ढाल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, यम, इसी को ढाल कहते हैं। अब यम की वैल्यू जहां पे ज्यादा आ जाए वो क्या कहलाता है, यम की वैल्यू जहां पे ज्यादा आ जाए वो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल किसके बराबर आएगा, ये प्रतिरोध के बराबर ही आएगा। मान लीजिए कि ये एक्सिस कोई भी एक स्थान हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को, और इसको इससे मिलाते हैं। ये वाली एक्सिस क्या है, आई है, और ये वाली एक्सिस किसको बता रही है, इस पॉइंट पे ये वाली एक्सिस किसको बता रही है, भी को। अगर आपको tan थीटा कहा जाए इसमें निकालने के लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब
स्तंभ क्या है भी, और आधार क्या है आई, और v बाई आई यहां से अगर देखा जाए तो v बाई आई किसको बता रहा है, आर से, तो आर को बता रहा है, तो m इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू v बाई आई, और इससे ये क्या यहां पे आपको मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस R मिल रहा है। तो जिसका M मतलब ढाल, यानी कि आप ये कह सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा है, इसको स्लोप कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में ढाल कहा जाता है, मतलब जिसका tan थीटा या स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसमें I से जो ज्यादा एंगल बनाएगा टेंजेंट पे उसका मान ज्यादा होगा और इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इतना सब सोचना नहीं है, आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए कि जो धारा से ज्यादा एंगल जो ग्राफ बना रहा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। और आप इसको वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने इसको समझा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। ये था ओम का नियम। अब बताइए कोई भी नियम बनता है तो उसको तोड़ने मड़ोड़ने और उस पर शंका करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। वेरिफिकेशन जो बनाता है वो तो नहीं करता है, अब उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे उसके क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होता है। उसके बाद से क्या होता है कि उसको कोई ना कोई उसको वेरीफाई करता है। अगर वो बात सच होती है तो उसको सही मान लिया जाता है, अगर वो बात गलत है तो उसको गलत मान लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे थियरी गलत भी हुए, ठीक है। आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कितनी बार न्यूटन की थ्योरी गलत हुई, फिर हाइगेंस की थ्योरी गलत हुई, फिर अब मान लीजिए कि उसके आगे आप जैसे जैसे बढ़ते गए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, वो कैसे सही हुआ, उसके बाद से बहुत सारे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट गलत हुआ, तो कैसे कोई थ्योरी गलत हो जाती है, कैसे सही हो जाती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का वेरिफिकेशन, ओम के नियम का सत्यापन हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसे ओम के नियम को सत्यापित कर दिया गया, अगला हेडिंग यही रहेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। अब चलिए ओम के नियम को सत्यापित कैसे किया जा सकता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या है, हमें यह प्रूफ करना है V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये तो हमने बताया था, लेकिन इसको किसी भी तरह से अगर हम फाइंड आउट कर लें किसी अदर मेथड से तो हम समझ जाएंगे कि ओम का नियम क्या है, सही है। तो इसके पहले एक रिलेशन पढ़े हैं हम लोग, अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो वो वाला डायरेक्ट फार्मूला हम लिखेंगे। हम जानते हैं ये आपका I इक्वल्स टू वैद्युत धारा इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD। जस्ट इसके पिछला वाला, अभी इसके पीछे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में इसका प्रूवमेंट बताया गया है। तो I इक्वल्स टू NEAVD होता है। और उसके पहले वाले दूसरे वाले वीडियो जो मेरा दूसरा लेक्चर है उसमें यह बताया गया था कि जो आपका VD होता है, ये जो VD की वैल्यू होती है, इसका भी प्रूफ बताया गया था। ये E टाउ अपान क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर यहां से इस वैल्यू को VD के साथ पुट किया जाए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA, और VD के स्थान पे E टाउ अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहां से अगर लिखेंगे आप I, तो I को आप ऐसे लिख लीजिए, NE दो बार है तो NE स्क्वायर, A और टाउ भी लिख लीजिए। यहां पे क्या कर लीजिए, टाउ भी लिख लीजिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए। अब इसमें E बचा, E को आप जानते हैं विभव प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। E को किसके रूप में लिखा जा सकता है, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई L लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये E को हम लिख सकते हैं V बाई L। तो यहां पे जो E बचा, अब E के स्थान पर हम क्या लिख दे रहे हैं, V बाई L लिख दे रहा है, ठीक है। अब एक तरफ भी कर लीजिए, हम जानते हैं एक तरफ भी होता है दूसरी तरफ I होता है, तो एक तरफ भी कर, यहाँ भी है यहाँ पे I है, बाकी सबको एक तरफ कर लिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, V को एक तरफ हमने लिख लिया। अब इसको सबको इधर लेकर आना है और I को अलग लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे हमें I लिखना है और इसके अंदर इन सारी चीजों को लिखना है। तो जो बटे में है ऊपर चला जाएगा, जो मान लीजिए गुणे में है ना V के साथ, तो ये बटे में जो है ऊपर चला जाएगा, तो ME इंटू L, और बटे में क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ, और ये क्या हो जाएगा A। तो आप देख रहे हैं इस केस में कि अगर कोई तार हो इस तरह से, तो इस तार में अगर इसके तापमान में, लंबाई चौड़ाई में कोई अगर हम बदलाव ना करें तो ये लंबाई भी सेम रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहेगा, टाउ भी सेम रहेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एकांक वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और
इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब एक ये नया कांस्टेंट होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। इसी को तो हम R कहते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, I होता है। तो V इक्वल्स टू हम RI लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब यहां पे जो R है वही ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम लिखना चाहें तो यहां से आप तो ये सब तो लिखेंगे ही, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध R कितना हो जाएगा। यहां से हम प्रतिरोध का जो डेरिवेशन है, जो मान है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। और ये प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R का मान जो ये अंदर लिखा गया है वही हो जाएगा। और R बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे में NE स्क्वायर टाउ। तो NE² टाउ लिख लेंगे और इनटू में ये क्या है, L/A है। अभी जस्ट इसके पहले मैं पढ़ाया हूं कि ये जो R होता है, इससे मान लीजिए कि ये सब कांस्टेंट है, तो ये R किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज क्या हो जाएगा, R समानुपाती हो जाएगा L के और R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये R इस L के समानुपाती है और एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और अभी आपने इस बात को तो प्रूफ कर लिया, तो आप एक R का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम देखें तो R का उल्टा जो प्रतिरोध होता है उसका उल्टा क्या होता है, चालकता होता है। उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो चालकता को G से, चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। तो चालकता इसका रेसिप्रोकल होता है, चालकता इसका रेसिप्रोकल G होगा तो G इक्वल 1/R होगा। तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो इसके उल्टा कर दीजिए, NE² टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इनटू में ऊपर A हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, L। तो ये चालकता का फार्मूला आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट चाहे तो ये चालकता का फार्मूला लिखेंगे, इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं, ऐसे आप डायरेक्ट चालकता को लिख सकते हैं। चालकता G समानुपाती होगा एरिया के, मतलब उसके क्षेत्र क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उस किसी भी तार के लंबाई के। अब आप ये भी अभी आप इसके जस्ट इसके पहले एक फॉर्मूला बताया गया कि ये R बराबर क्या होता है, अगर इन दोनों का यूज किया जाए तो R समानुपाती हो जाता है किसके, L/A के। और इसको हम लिखते हैं तो R बराबर, या समानुपाती चिन्ह हटता है तो ये रो L/A होता है। रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, अभी आपको बताया गया। यानी कि आप अभी आप यहां से लिख सकते हैं R बराबर क्या होता है, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। तो आप यहां से लिख लीजिएगा R इक्वल्स टू रो L/A। और ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये समीकरण नंबर कुछ मानते जाइए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से तुलना करने पर, इसका समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर, 3 का तुलना करने पर क्या होगा, ये देखिए R क्या स्थान पे R है, L है ये, यहाँ पे A है ये, रो के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये आपके विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला होगा, विशिष्ट चालकता लिख लेंगे यहाँ पे। विशिष्ट चालकता नहीं होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे में NE² टाउ। ठीक है, तो ये आप विशिष्ट प्रतिरोध का ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। और विशिष्ट का प्रतिरोध का जो रेसिप्रोकल होता है, जो इसका उल्टा होता है, उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता आपका हो जाएगा, उसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/, ये रो होता है, और इसका 1/रो लिखेंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये NE² टाउ और बटे में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इसी को हम क्या कह लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट
चालकता हो जाएगा और ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन फार्मूले को लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे ये ओम के नियम का सत्यापन हुआ और ओम के नियम के सत्यापन के बाद प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा ये हमने पढ़ा। उसके बाद से चालकता का फार्मूला इसके उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमने क्या किया, डेराइव किया। उसके बाद से विशिष्ट चालकता का भी क्या फार्मूला होता है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको हमने इन सब चीजों का व्यंजक प्राप्त कर लिया और ऐसे सारे चीजों को आप देख सकते हैं। बच्चों आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और इतना आसान भाषा में सब आपको समझाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।